देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मेटल और नॉन मेटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को पता नहीं होगी। बैठ जाइए मैम, 2 मिनट में बुलाता हूँ। मेटल और नॉन मेटल के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेटल की वो डेफिनेशन बता सकता है मुझे? डेफिनेशन ऑफ मेटल, मुझे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मत बताना कि वो लस्टरस होते हैं, वो शाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ये सब नहीं। ये उसकी प्रॉपर्टीज है। हर चीज की एक प्रॉपर्टी होती है, एक डेफिनेशन होती है। मैं तुमसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ अ मेटल। विच रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर? नहीं नहीं नहीं, गलत है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? डेफिनेशन ऑफ मेटल किसी को नहीं पता? फिजिकल प्रॉपर्टीज 5 कौन बता सकता है मेटल की? 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ अर्ज। हाँ हाँ। ऑनलाइन वाले बालक, तुम भी अपने उत्तर दाग सकते हो बैक टू बैक। देखो, पहले तो डेफिनेशन समझ लो तुम मेटल्स की, है ना? कि मेटल्स हम किनको कहते हैं? वो जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो अभी तक, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन डेफिनेशन हम वो नहीं कह सकते। अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछ लिया जाए ना मेटल का, तो क्या होता है समझो। तुम्हें पता है कि एलिमेंट्स बहुत से तरीके के होते हैं। एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। जितने भी एलिमेंट, जितनी भी चीजें तुम्हारे आसपास दिख रही है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो 3 ही चीजों से बनी होगी। या तो वो मेटल से बनी होगी, या नॉन मेटल से, या मेटलॉइड से। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, और थर्ड मेटलॉइड। कोई मुझे बताएगा मेटलॉइड क्या होता है? कैसे? आधी अधूरी डेफिनेशन है। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो वही चीज मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएगी। मतलब एक मेटल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो मेटलॉइड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे, अगर ये एक मेटलॉइड है तो रूम टेम्परेचर पे ये एक नॉन मेटल है। लेकिन अगर मैं इसको गर्म कर दूं, इसको हीट कर दूं, तो ये मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये एक मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल की तरह भी कर रहा है, तो इसीलिए मेटलॉइड है। ठीक है, इसके बारे में तुम 11th क्लास में जाओगे, सेमीकंडक्टर्स जब पढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, हमें इस चैप्टर में इसका और इसके बारे में पढ़ना है। तुम्हें पता है जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं तो हम उन एटम्स की बात करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। क्या कहा मैंने? वो सारे एटम जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? वो मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, जो डोनेट करके अपनी ऑक्टेट को, अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मेटल की बात करूं तो सबसे छोटा मेटल हमारे पास लिथियम। ठीक है, लिथियम का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये लिथियम क्या चाहेगा? अब ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का शेल, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भरने के लिए। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 इसमें पूरा कर लेगा। तो बताओ, एक डोनेट करना आसान है या 7 एक्सेप्ट करना आसान है?
एक डोनेट करना, तो ये एक डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा अपने इस छोटे वाले सेल के साथ, समझ गए। तो ये क्या है, ये एक मेटल है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। इसके बाद अगर हम और एटम्स की बात करें, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में एक न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या चाहेगा, ये भी चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, ये भी चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो ये बाहर वाला शेल खत्म हो जाएगा, फिर ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा जो कि फुल्ली फुलफिल्ड है, जो कि पूरी तरीके से फिल्ड है। तो हर एटम यही चाहता है कि या तो वो ले ले या इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने आउटर मोस्ट सबसे लास्ट वाले शेल को भर ले। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं आउटर मोस्ट फिल करने के लिए, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो एक नॉन मेटल मेरे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और बताओ ये क्या है, इसको इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इसको 5 देने पड़ेंगे या फिर 3 लेना पड़ेगा। क्या आसान है इसके लिए, 3 लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये क्या हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, समझ गए। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, दोज एटम्स which have extra electron in their outermost shell, and non-metals are those elements which requires electrons to fulfill their outermost shell, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, बताओ। डोनेट करने पर कौन सा चार्ज लगता है, ऑनलाइन वाले बालक, डोनेट करने पर कौन सा चार्ज लगता है, जल्दी बताओ। शेयर नहीं करता है ईशानी, गलत कह दिया तुमने। बहुत बढ़िया, बताऊंगा शबीना, रुक जाओ। नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव लगता है। जितने भी, हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद उसको पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, और अगर वो कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो सारे मेटल्स पे कैसा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और नॉन मेटल्स पे कैसा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज लगता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, इसको 2 देना है ना, तो इस पे 2 प्लस का चार्ज लग जाएगा। इस, ये जो भी एटम, ये क्या है, 2 और 5 7, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे 3 माइनस का साइन लग जाएगा। कब, जब ये 3 ले लेगा उसके बाद। ये हमारा प्योर नाइट्रोजन है, सिर्फ एन से डिनोट करेंगे। लेकिन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब हम इसको किससे डिनोट करेंगे, N3 माइनस से, N3 माइनस से डोनेट करेंगे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये हमारा प्योर Li का एटम है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, Li प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बना करके दिखा दो तुम। Na एटॉमिक नंबर होता है 11, दूसरा Ca2+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, कार्बन इसका होता है 6, एल्यूमिनियम 3+, इसका होता है 30। ये चार्ज मैंने क्यों दिए हैं इसका ध्यान रखना, ठीक है, कि ये चार्ज मैंने क्यों दिए हैं। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मैंने अभी पीछे बनाया था ना, गोल गोल से। क्लियर कैसे नहीं आ रहा है, जल्दी से बनाओ ऑनलाइन वाले बालक, और व्हाट्सएप कर देना तुम।
मैच कर लेना, जिन जिन ने ये बनाया है वो सही है, अपनी पीठ थपथपा सकते हो। नहीं देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम्हें सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन को सजाना है शेल से। ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस होता है। ये पहला शेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल जिसमें कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सब पता है ना तुम्हें। पहले शेल में 2, दूसरे में, तीसरे में 18। लेकिन जब तुम यहाँ पे बनाओगे तो तीसरे में भी 8 ही रखना बेटा। अब पूछो क्यों? क्योंकि तुमने जो 9th क्लास में बोर मॉडल पढ़ा था ना, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। बोर्स मॉडल ऑफ एटम फ्लॉप हो चुका है, बहुत पहले ही हो चुका था, तुम्हें 10th में पता ही नहीं है। 11th क्लास में आओगे तो प्लैंक मॉडल पढ़ोगे तुम एटम का, जिसमें तुम पढ़ोगे कि हर शेल में 4 शेल होते हैं। मतलब ये जो एक शेल देख रहे हो ना तुम, इसमें भी 4 सब शेल होते हैं। फिर ये जो है उसमें भी 4 सब शेल होते हैं, PQRS। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तीसरे में, लेकिन 8 भी है तो वो ऑक्टेट वो पूरा कर रहा है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो तुम तीसरे में भी 8 ही बनाओगे, उसके बाद से तुम 18 कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद कितना बचा, और 3 बचा ना, तो 3 बना दो। ये हमारा Na का हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक ही बचा, एक ही बचा, अरे ठीक है, एक ही बच रहा है। ठीक है, बन गया हमारा। अब प्रॉब्लम का आती है जिसमें चार्ज लगा होता है। 2 प्लस का क्या मतलब है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, तो टोटल उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 वो दे दिया उसने, तो बचे कितने, 18। तो अब तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन्स को सजाना है, यही सवाल था बस। और इसी तरीके से एमसीक्यू सवाल भी पूछे जाएंगे तुमसे कि एक एलिमेंट दे दिया जाएगा विद चार्ज, और उसका एटॉमिक नंबर या तो तुम्हें पता होगा या फिर दिया हुआ होगा, और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो Ca2+ है ना, देखो ये पूरी तरीके से स्टेबल है। इसके पास दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और तीसरे में भी 8। अब यहाँ पे हुआ क्या समझना, अगर मैं सिर्फ Ca लिखता ना, तो सिर्फ Ca का मतलब ये था, सिर्फ Ca का मतलब ये था कि इसके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा शेल होता जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं सिर्फ Ca लिखता ना, तो Ca में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन Ca2+ का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो इसने डोनेट कर दिए, और अब इसके पास सिर्फ ये वाले सेल्स बचे हैं जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, फिल्ड है। तो Ca2+ इज स्टेबल, बट Ca इज अनस्टेबल। सिर्फ Ca अनस्टेबल है, लेकिन जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और Ca2+ बना दिए तो वो स्टेबल है। समझ गए, समझ गए। इस तरीके से तुम्हें एटम्स का स्ट्रक्चर बनाना होता है। यहां पर भी कोई चार्ज नहीं लगा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बस बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे 4+ लिख देता या 4- लिख देता, अगर मैं लिख देता 4+, तो तुम क्या करते, ये चारों इलेक्ट्रॉन हटा देते, और अगर मैं लिख देता 4-, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते। ठीक है, एक मैं तुम्हें माइनस का भी दे देता हूँ, चलो ये बना करके बताओ मुझे जल्दी से। इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। चलो, ओके ना। हाँ, क्या बनाया, बना लिया। इसका 16 है, तो सबसे पहले तो 16 इलेक्ट्रॉन बना दो। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में कितना आ जाएगा, 6। लेकिन यहाँ पे 2- का क्या काम है, 2- का मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में करेगा और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। समझ गए? तो अगर 2 प्लस लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया करो और फिर बना दिया करो, और अगर माइनस का लिखा हुआ है 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया करो और फिर बना दिया करो। 16 नहीं बनाना था तुम्हें, 18 बनाना था। ठीक है, यहाँ पे 20 था, 2 प्लस था, तो तुम्हें कितना बनाना था, 18 बनाना था। इस तरीके से तुम्हें आयोन्स का पता चलेगा। ठीक है, चलो एक और चीज समझ लो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, कि जो मेटल्स होता है ना वो हमेशा कटायन फॉर्म करते हैं। कटायन का मतलब, पॉजिटिव आयंस को हम कटायन कहते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म्स अनायन, मतलब कि नेगेटिव आयन। क्यों फॉर्म करते हैं तुम्हें पता चल ही गया होगा। पॉजिटिव आयन मत क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं, और नेगेटिव आयन क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लर क्यों आ रही है स्क्रीन? मैक्सिमम कितने शेल होते हैं बेटा? मैक्सिमम KLMN ही होते हैं, और उसके अंदर भी 4 4 सब शेल होते हैं, SPDF। ठीक है, हर शेल के अंदर भी 4 शेल होते हैं। चलो हो गया। चौथे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है एक। हाँ, फोर्थ वाले में 72। कौन से फॉर्मूले से निकाला शिवांशी? किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n², जहाँ पे n नंबर ऑफ शेल है। पहले शेल का निकालना है n की जगह 1 पुट कर दो, दूसरे शेल का निकालना है n की जगह 2 कर दो, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 2। ठीक है, तो चलो लिखो मेटल क्या होता है। दोज एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया ईशानी, दोज एलिमेंट्स which have extra electrons in their outermost shell, those elements which have extra electrons in their outermost shell, those elements which have extra electrons in their outermost shell are called metals, full stop. They donate electrons to form cations. 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 ठीक है, चलो कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉन मेटल्स में। इसका जस्ट उल्टा लिख देना कि नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अनायन बनाते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल्स के खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि इनकी हम बात बार बार करेंगे। कोई मुझे 5 मेटल के बारे में बता सकता है? सिर्फ रेजर है, 5 मेटल के नाम बोलो। हर इसके अलावा 5 कोई बता सकता है? इन पांचों के अलावा और 5 बताओ। देख के बताओगे? देख के नहीं बताना मनन, रहने दो फिर। और कोई? हीलियम नहीं है बेटा, बेरिलियम है। और हीलियम नहीं है बेटा, हीलियम। लिथियम और सीजियम। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना दिमाग ही क्यों लगा रहे हो। तुमने वो सारे मेटल्स बताए जो तुमने देखे ही नहीं है, वो बताओ ना जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम देखते हो डेली। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारी चीजें तुम्हारे आसपास है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे तुम? हैं? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम कहाँ देखा है? आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, उन मेटल्स की हम ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, चलो
तो ये सारे मेटल्स होते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आगे मैं जब जब लिखूंगी तो समझ जाना कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे मेटल्स होते हैं। बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखते जाना, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल। सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक। और कोई बच रहा है? प्लैटिनम में इतना काम नहीं आता। बेरिलियम भी इतना काम नहीं आता बेटा। और कुछ? डायमंड? डायमंड इज ए नॉन मेटल बेटा। लिख लिया? ये सारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में भी सारे, इनको छोड़ के जो भी चीजें तुम्हें पता है ना, वो सारे नॉन मेटल होते हैं। सारे जितने भी गैसेस हैं वो सारे नॉन मेटल होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कार्बन, आर्गन, नियोन, हीलियम, फॉस्फोरस। इनके सिंबल लिखते जाओ भाई। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे बार बार काम आएंगे ना, मैंने उनके बारे में लिख दिया। फिर कितनी देर हुई क्लास को चालू में, मैं भी जान किया था। तुम तो स्टार्टिंग से ही हो रही। बहुत बढ़िया है शैनी। हाँ, एक मैग्नीशियम भी छूट गया था मेटल में, लिख लेना मैग्नीशियम, ब्रैकेट में लिख लेना Mg। मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है बेटा। हो गया? अच्छा, अभी कनेक्ट हुआ है क्लास, ओके ठीक। चलो अब हम बात करते हैं मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जब हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके बारे में तुम लोग बहुत पहले से बहुत सी चीजें जानते जानते हो, लेकिन एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि रिवाइज हो जाए चीजें, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है ही, और तुम्हें याद भी नहीं है। देखो, जब हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज?
फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो बॉडी के आउटर में होती है, जो हम देख के छू के फील कर सकते हैं। ठीक है, हम देख के पता लगा सकते हैं, छू के पता लगा सकते हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो जैसे कि मेटल्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहला क्या है कि मेटल्स जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म का होता है। बाकी सारे मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ग्रेसी और सुमित क्या लिख रहे हो तुम लोग? हाँ, एक ही बात क्यों बोलनी पड़ती है बार बार? मेटल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ये सॉफ्ट होते हैं, किसके जैसे? पनीर के जैसे। पनीर को तुम चाकू से काट सकते हो ना बिल्कुल तुरंत ही, वो हार्ड थोड़ी होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। वैसे ही सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये पनीर की तरह सॉफ्ट होते हैं, इनको भी इजिली काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ठीक है, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट ये कुछ मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टरस का मतलब होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइन। मेटल्स चमकते हैं। तुम बोलोगे सर हमने आज तक लोहे को चमकता हुआ नहीं देखा। कभी देखा है लोहे को चमकता हुआ? कब देखा है मनन? है? नहीं देखा? स्टील चमकता है ना, लोहा थोड़ी चमकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोहा चमक रहा है, जितने भी मेटल्स है वो सारे लस्टरस होते हैं। बोलो बिल्कुल। बेटा गर्म करके जला के तो किसी चीज को चमका लो, बेंचों को जला दो, ये चमकने लग जाएंगे। यहाँ पर हम जब चमकने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके प्योर फॉर्म की। लोहा भले ही तुम्हारे एटमोस्फेयर में जो तुम देख रहे हो वो ना चमक रहा हो, लेकिन जो प्योर आयरन होता है, मतलब जैसे मान लो ये लोहे की डंडी है तुम्हारे बेंचों में लगी हुई है, वो नहीं चमक रही, लेकिन जब तुम उसको बीच में से काटोगे तो अंदर से जो प्योर आयरन निकलेगा ना वो शाइन कर रहा होगा। जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, वो डल नहीं होते, वो शाइन करते हैं। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये थोड़े ज्यादा करते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है और वो ज्वेलरीज अच्छे भी दिखते हैं। जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये थोड़े कम शाइन करते हैं, और एटमोस्फेयर में आने के बाद आसपास की चीजों से रिएक्ट करने के बाद इनकी शाइन थोड़ी और चली जाती है, इसीलिए ये और कम शाइन करते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं। तो आयरन को जब हम मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो एक दो दिन में ही क्या होता है, आसपास की चीजों से रिएक्ट कर लेता है, उसकी शाइन चली जाती है। ठीक है, तो वो प्योर फॉर्म में शाइन कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है वो सारे शाइन करते हैं इन देयर प्योर फॉर्म, तो दे आर लस्टरस। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर तुम बिस्किट पे हथौड़ा मारोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो बिस्किट का नेचर क्या है? नॉन मैलिएबल को और क्या कहते हैं? मैलिएबल का उल्टा होता है ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल नेचर का है, क्यों? क्योंकि हम उस पर जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में हो जा रहे हैं, तो दैट इज, उस नेचर को हम ब्रिटल नेचर कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को पीट रहे हो और वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, आप उसके शीट्स बना सकते हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? मैलिएबल कहेंगे। तो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स व्हेन बीटन। जब हम उसको बीटा जाए, पीटा जाए और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे कि वो मैल्लेबल है। अगर तुम लकड़ी को पीटो तो वो फैलेगा थोड़ी ना, वो तो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें पीट करके उनकी शीट्स बनाई जा सकती है। तुम जितनी भी चीजें तुम्हारे आसपास देख रहे हो जो शीट्स के फॉर्म में है वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी की, शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने की। चलो, जो H2O बर्स्ट नहीं होता ऋषित बेटा, आग लग जाती है उसमें। आएंगे वहां पर भी आएंगे। ठीक है, तो मैलिबिलिटी क्या होती है? टू बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू गेट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जब आप किसी चीज को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब वो चीज डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब कि वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना। द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। तुमने देखा नहीं है, एक एक ग्राम गोल्ड में भी ज्वेलरीज बन जाती हैं, अंगूठियां बन जाती हैं, है ना?
बहुत सारी ज्वेलरीज बन जाती है, बहुत कम गोल्ड में भी। और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। 1 ग्राम गोल्ड में आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। सोचो 2 किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है 2 किलोमीटर। और 1 ग्राम गोल्ड कितना ही होता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, क्योंकि इससे बहुत पतली, बहुत ज्यादा पतली वायर बनाई जा सकती है। ऋषित बेटा उत्तर गलत है। प्रीति नहीं है क्या क्लास में? प्रीति नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डक्टिलिटी समझ में आ गई। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो जल्दी नहीं पिघलते। उन्हें पिघलाने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं। गैलियम एंड सीजियम, ये ऐसे दो मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो होता है। ये रूम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो सकते हैं। मतलब अगर मैं गैलियम को यहाँ पे ला के रखूं कटोरी में, तो वो कटोरी में ही पिघल जाएगा। यानी कि रूम टेम्परेचर ही काफी है उसको पिघलाने के लिए। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है। लेकिन आयरन इतनी जल्दी पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघलेगा। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उन्हें पिघलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, हेंस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, हेंस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेम कंसेप्ट है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? क्या?